कितने लोग आ गए हैं इस ग्रुप में? अच्छा, कौन कौन? सर 12। आकाश? जी जी। 12। अच्छा, तो कहाँ तक पहुंच गए थे अपन केमिकल बॉन्डिंग में? तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ही कर रहे थे और बॉन्ड एंगल देख लिया था। अच्छा, बॉन्डिंग। अच्छा, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए इस टाइप से। अच्छा, वो आए हैं, अखिल आई है? सर वीबीटी भी कर लिया था। कर लिया था। अच्छा, अखिल आई है? CH4, BeCl2, FnCl2 और H2O, ये दे दिए। H2O दे दिया, ठीक है, तीन तीन दे दिए, H2O तक दे दिया। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सिंपली, तीसरा दे दिया H2O। यहाँ पे वो पूछ रहा है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। BeCl2। हाँ, तो बताओ, ऑर्डर बताओ। BeCl2 CH4S2। बी सी। सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये किसका हो जाएगा ऑर्डर, बोलो। बॉन्ड एंगल। पहले क्वेश्चन बता दे भाई। क्या बोल रहे थे, बोलो। सर इसमें BeCl2 का मैक्सिमम कैसे होगा? बेटा, इससे पहले वाली BeCl2 में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल बताओ। 180 ठीक होगा, है 180, हाँ ठीक है है। ना। एच और CH4 में कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। H2O में क्या होगा, बोलो। 120। 120, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ। चलो, आज अखिला आई है? कृष्णा, चेक करो कौन कौन आया, नाम बताना कृष्णा सभी के। सर आकाश, हम्म। अनस, अनुभव, हम्म। देवेश, हम्म। प्रियांशु, हम्म। शिवांग, हम्म। श्रद्धा, शुभम, हम्म। तारिक, विभोर हम्म। और विवेक। विवेक। चलो ठीक है। अब देखो, यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम MOT की बात करते हैं तो देखो, ऑर्बिटल थ्योरी, और आपको पता है जो ये थ्योरी होती है ना। सर BSEPR वाली आती है इससे पहले। BSEPR में तो आप सिंपल सा एक ही रूल बताते हैं, लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है, बोलो। ज्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड बॉन्ड पे। पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, क्या हो, जिससे मिनिमम रिपल्सन आए। क्या है, मिनिमम रिपल्सन आए, है ना। तो जैसे BSEPR में अपन देखते हैं, चलो फिर पहले BSEPR ही मैं बता देता हूँ थोड़ा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो मैं H2O मॉलिक्यूल दे दिया, क्या दे दिया, H2O मॉलिक्यूल। जब आप H2O मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो बताओ आप, देखो जैसे मान लो आप H2O मॉलिक्यूल ले लें, तो अब H2O मॉलिक्यूल का आपको पता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो O, अब हम कहाँ रखें, अब आपको पता है H, है ना। इसका जो लोन पे रखे वो हमने यहाँ पे रख दिए। कैसी ज्योमेट्री होती थी इसकी, बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती, शेप क्या होता था, बी शेप। बी शेप। यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, वो रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है ना। किसके कंपेरिजन में, बोलो, लोन पेयर बॉन्ड को। पेयर फोर्सेस। इसीलिए तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल हो गया वो क्या हो गया, 100 लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। इतना क्लियर। यस सर। ये बताओ, इसमें जो पेपर चल रहे हैं क्या बच्चों के अभी भी, क्यों आकाश?
सर हमारे तो 22 तारीख से है। अच्छा, इसका इसका क्यों नहीं आ रहा? इसका सना ये क्यों नहीं आ रहे? सर इनके तो पेपर हो भी गए। अच्छा, पता ये नहीं क्यों क्यों। नहीं आया आज? पता ये नहीं। कल ये फिजिक्स की क्लास में आए थे, कल की क्लास में? यस सर। कल की क्लास में कितने लोग आए थे? सर इतने ही रहते हैं, कभी 18 हो जाते हैं, कभी 16, मतलब ऐसे ही। अभी कितने हैं अपने में? अभी सर तो 12। 12। चलो आगे बढ़ो। जैसे अब आपने और स्ट्रक्चर देखो, H2 का हो गया, जैसे आप SnCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, तो क्या बनता है स्ट्रक्चर इसका? SN, यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है इसके पास, यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन, है ना। इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन ने पूछे तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp2। शेप क्या होगा बोलो? ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने एक बात बताई थी सर कि वो शेप नहीं, वो ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। ट्राइगोनल और प्लेनर शेप इनका इसकी, शेप भी नहीं होगा इसका। इसका बी शेप होगा। वो और मैंने ज्योमेट्री बताई है और सर। इसका जो वो होगा, है ना, इसका क्या होगा? बी शेप होगा। और ज्योमेट्री जो होगी उसकी वो क्या होगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। अच्छा, अब देखो, तो हमने वो चीज बताई थी ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करते हैं, याद है? जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकलवाया था पिछली क्लास में, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन लोन पेयर। पेयर, ये बताया था ना। यदि मान लो इनका समेशन 2 आता था तो क्या होता था बोलो? एसपी। sp 3 होता था तो एसपी टू। 4 होता था तो एसपी थ्री। 5 होता तो एसपी थ्री डी वन। 3d, है ना। 6 होता था तो sp3d2, ये तो एसपी मैंने थ्री डी बता टू। दिया था सब, यस सर। है ना। sp3d3, ये तो बता दिया था ना। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल बताया वो XCO4 निकलवाया था इसमें, बोलो। यस सर। सर XCO3 निकलवाए होंगे ना। ये सिंपल सिंपल हमने बताया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, बना लो। sp3 होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर तो काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ पे XCO3 कितना हो गया बोलो? sp3। sp3। अच्छा, ये बताओ तुम किस किस लोगों ने अभी तक वो ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो नहीं देखी? आकाश देख ली थी? नहीं देखी? कृष्णा नहीं देखी हैं? सर मैथ्स का पेपर है ना सर, टाइम नहीं मिलता, मंडे को ही है। देख लो भाई, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा इतना नहीं बोलता, उसमें सारा कुछ किया हुआ है, रिवीजन हो जाए, कुछ रिवीजन बहुत जल्दी उसी में, इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। नहीं देखना तो तुम्हारी मर्जी। सर देख लेंगे सर 22, सर पेपर वाले दिन ही देख लेंगे जैसे ही खत्म होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन देखो। जैसे हम एमओटी देख रहे थे, एमओटी किसे बोलते हैं बोलो? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है? हमने बताया था ये भी, जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे ना, इंटरमिक्सिंग होती थी ऑर्बिटल्स की, और आपको पता है बहुत सारी ऑर्बिटल्स होंगी तो क्या बनेंगी? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी आपस में इंटर। तो जब बहुत सारे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपस में क्या होगा? इंटरमिक्स होंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो क्या बनाएंगे? बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे बताओ? आप बताओ, एटम की क्या मिलेंगी आपको बोलो? एटम से क्या मिलेंगी बोलो? मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगी ना। तो यहाँ भी ऑर्बिटल की क्या होती है? एमओटी में भी इंटरमिक्सिंग होती है, नई ऑर्बिटल मिलती हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। और ये भी सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन करता है। किसको करता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे डाई मतलब ये पॉलीएटॉमिक को एक्सप्लेन नहीं करता, किसको करेगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और आपने पढ़ा होगा लेस देन 14 और मोर देन 14 वाला एक एग्जाम्पल पढ़ा, वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। जैसे आपको मैं लिख दूं यहाँ पे सिंपली, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? सिग्मा 1s ले लो, क्या ले लो? सिग्मा 1s। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, इससे क्वेश्चन बनता है, एक आता ही आता है ना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। अब देखो सिग्मा 2p x
इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई टू पी बाई और पाई टू पी जेड। पता है ये क्यों लगाते हैं हम इक्वल, बताओ? क्योंकि इनकी क्या है आपस में, ये और एनर्जी एनर्जी सेम है। है ना। और एक बात और ध्यान रखना, इक्वल तो लगा दिया, ये इतना क्लियर। अच्छा अब हम आपको एक ही सर फॉर्मूला ये याद, 2px से पहले 2pz आएगा ना? किसने बोल दिया? तुमने जेड पढ़ा होगा, बोलो। किसी ने Yes. बाई पढ़ा होगा, यस सर। ऐसे ही तो पढ़ा होगा। सर z ही है सर। सुनो तो, किसी ने जेड पढ़ा होगा, किसी ने बाई पढ़ा होगा, किसी ने एक्स पढ़ा होगा। पता है क्यों पढ़ते हो? किताबों में भी कहीं एक्स लिखा हुआ, कहीं बाई, कहीं जेड लिखा होगा। क्यों लिखा होता पता है? सर जेड इक्वल नहीं होता शायद। सुनो तो, यहाँ पे क्या होता है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वो मैं क्या ले रहा हूँ? एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। और हमेशा अलोंग दी एक्सिस क्या बनता है, बताओ? सिग्मा बॉन्ड तो मैंने कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, फॉर्मेशन किया, बताओ? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस। सर लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तो मतलब जो न्यूक्लियर एक्सिस होती है वो ज्यादा जेड होती है ना, हम चलो। जेड को पी जेड को। मैं समझ गया उसका एक्चुअली वो एंगुलर मोमेंटम वो अलग चीज है, चलो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जेड आपने पढ़ा, मैं जेड लिख देता हूँ अभी, मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप मान लेना जेड एक्स क्या लिया था, पाई टू पी। बता दो फॉर्मूला आप लोग। सर वो नहीं कह रहा मैं, हाँ सर मैं ऑर्डर में बता रहा था कि पहले सिग्मा स्टार 2s के बाद आएगा सर 2pz सिग्मा, उसके बाद आएगा सर ये इक्वल वाला। हैं, क्या पढ़ रही हो तुम? थोड़ा चेक करो कॉपी किताब। सर ऑर्डर में बता रहा था। क्या बता रहे हो तुम? सर ये सिग्मा 2pz आएगा ना पहले? यहाँ जेड आएगा, ये बोल रहे हो तुम? ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ, यहाँ क्या आएगा, पाई टू पी एक्स। चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। अब तो ठीक है, यस सर। है ना। लेकिन बस हमने अब यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रहे हो, जेड एक्सिस। इतना अंतर ध्यान रख लेना, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, तुमने जो पढ़ा है वही कर देता हूँ। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखना अलोंग दी एक्सिस क्या बनता है हमेशा, बोलो? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि आप पता है जो पी ऑर्बिटल के 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। अब हमें नहीं पता हम कौन सा एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो किताब आप पढ़ते हो उसने जेड एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। चल लेकिन फिर भी अब इसके बाद क्या लिखूं, जल्दी से बताओ, फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ। एंटी बॉन्डिंग, हाँ बोलो। पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2px। हाँ, पाई स्टार टू पी वाई इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार, सर एक्स। हाँ एक्स लिख देता हूँ। मुझे एक्चुअली क्या, मैं इन आप एक्चुअली क्या ना, हर टीचर अलग अलग तरीके से करता ना, तो मुझे वो जेड याद है इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा टू पी जेड। जेड, सॉरी क्या, टू पी, ठीक है। कितना क्लियर? देखो यस सर। ये पता पाई क्यों बनना है, क्योंकि ये क्या बनना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो स्टार वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जो विदाउट स्टार है, कौन है, विदाउट स्टार, वो कैसे हैं, बॉन्डिंग। ध्यान सुनना, ठीक है, वो कैसे हैं, बॉन्डिंग। अच्छा अब आपको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, बोलो? हम इसको एंटी बॉन्डिंग, है ना, इसको बॉन्डिंग, या इसको इस तरीके से लिखते हैं एन ए, इसको एन बी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2, क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अच्छा इतना ध्यान रखोगे। अब एक बात ध्यान रखना, अब यदि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी होगी। या बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना, और यहाँ पे यदि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्या दिखेगा,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जब जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तब तब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। समझ लेना, यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर बता रहा हूं मैं। यदि कंपाउंड में क्या, किसी भी एलिमेंट में क्या आ गया, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उससे क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो कैसा होगा वो, बोलो, डायमैग्नेटिक। है ना। यदि इफ मॉलिक्यूल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। इफ नॉट तो डायामैग्नेटिक। जो अभी ये लोग नहीं आ रहे ना, इन लोगों को प्रॉब्लम होगी बाद में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या कुछ लोग सोच रहे होंगे आज अखला नहीं आई, अखला को देखो ये चैप्टर जबकि पढ़ना था। डेली आओगे तो देखो समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल में ले रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, इस बात की कर ली हमने। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो कैसे, जैसे मान लो, अब आपको बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा हमेशा, बताओ, मे बी कैसा होगा, नेवर बी जीरो। यदि जीरो आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, क्या आ गया, जीरो, है ना, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा मॉलिक्यूल, बताओ, बॉन्डिंग नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात और बात ध्यान रखना, है ना, और ना नेगेटिव हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करें, जितने यदि बॉन्ड ऑर्डर जनरली क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं या जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, वही उसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे आप निकालते हो H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बताओ, सिग्मा कितने, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2, यही तो होगा। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 1 आ जाएगा। 0.2 माइनस Na डिवाइड बाई 2, मतलब NB बोले तो 2 2 जाएगा। माइनस 0/2 मतलब क्या हो गया, 2/2 मतलब कितना हो गया, 1। तो इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही देखो दूसरा बनाओ आप। अच्छा, ये कैसा होगा मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ बोलो, सर ये थर्ड सेल वाले के लिए वैलिड क्यों नहीं है? किसके लिए, थर्ड सेल टू स्टार टू सिग्मा स्टार 2p z पे खत्म हो जाता है, उसके आगे नहीं होता। वो बेटा वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वहीं तक वो वैलिड है, उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो, ऐसा नहीं है कि आगे फर्दर क्यों नहीं होता। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते सर उसके आगे के लिए कोई अलग थ्योरी है क्या? हो। नहीं नहीं, क्यों, तो वही थ्योरी नहीं है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक ही, तभी तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, पॉलीएटॉमिक को कर ही नहीं पाता है ना। सर इसके बाद कोई नई थ्योरी नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं आई अभी थ्योरी, फिर नहीं आई। ये आप MSc भी करोगे, PhD भी करोगे, तब भी यही थ्योरी पढ़ोगे, सेम टू सेम। सर ये मोस्ट एडवांस थ्योरी है। हाँ, मतलब इतना ही है, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये इतना ही है। आप MSc तक भी आप इतना ही पढ़ोगे, है ना। फिर आप पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं, है ना। इससे पता करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर एक नई ब्रांच आ जाती है, वहां से पता करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम ले जाते हैं, NMR कराते हैं, प्रोटॉन NMR, कार्बन NMR, C13 NMR, बहुत सारे, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताओ फिर, निकालो O2 का निकालो, O2 का भी मत निकालो, रुक जाओ, B2 का निकालो। मुझे भी बताना पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कैसे, B2 का निकालो, He2 का निकालो, ये नहीं कि प्रैक्टिस करनी है, निकालना है, पूरा फॉर्मूला लिखना है।
मैंने एक साथ ही लिख दिया है 14 और लेस देन 14 और मोर देन 14 वाला। एक्चुअली तुम ये दो पार्ट में पढ़ते हो फॉर्मूला, यहाँ तक क्या पढ़ते हो, लेस देन 14 के लिए पढ़ते हो, है ना, इसके बाद वाला कहाँ तक पढ़ते हो, मोर देन 14। सर लेस देन 14 और मोर देन 14 में सिग्मा 2pz का डिफरेंस होता है ना, एक में आगे आता है एक में पीछे आता है। एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यस सर। एक्चुअली देखा जाए वो तीनों ही आपस में सेम ही उनकी एनर्जी है। जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो भेजते हो, पहले इकट्ठा भेज देते हो। निकालो He2 प्लस H2 प्लस Li2 O2 O2 प्लस करो, चलो करो, इतने क्वेश्चन करो पहले। पूरे विद फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, आज के बाद भूलना मत कभी। हो गए? जो वीडियो है मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। हो गए? कृष्णा, यस सर। आकाश, सर लास्ट वाला रह रहा है अभी।
करो जल्दी से। हो जाए तो बता देना सभी के। हो गया सर। हो गए? अच्छा, हो तो गया। यहाँ पे बताओ कैसे करोगे, बताओ क्या आया। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 pi 2p सिग्मा x 2p जेड पाई 2p। कैसा होगा ये बताओ। पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सर पहले तो पाई 2p x में फिल करेंगे हाँ ना सर, पहले x और y आएंगे फिर z आएगा। क्या बोल रहे हो तुम? सर सर पहले सिग्मा पाई 2p x और पाई 2p y ये पहले आएंगे सिग्मा 2p x। तुम लेस देन 14 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। यस सर। चेक करो एक बार तुम। सर B2 10 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14। सर वही लगना चाहिए वैसे। कैसे वही लग जाएगा पहले बताओ। सर क्योंकि वो नाइट्रोजन तक वैलिड होता है ना, वो अलग है। तो ये नाइट्रोजन तक लेकिन सिग्मा 2s पाई 2p वाई। अच्छा, तुम इस तरीके से बोल रहे हो। चलो ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ले लेता हूँ अभी मैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे बोलो। पाई पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। 1 और पाई 2p, ठीक है, x1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p जेड। यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यदि आप सर बॉन्ड सिग्मा 2p z पहले आएगा ना। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है ना। आप अभी इनके अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन वैसे सिग्मा 2p जेड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ोगे इसको, जब इसमें सॉल्यूशन देखोगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, B2 में, बोलो। पाई ऑर्बिटल में जाता है। किस में जाता है, पाई ऑर्बिटल में, ठीक है। लेस देन सर 14 लेस वाला, देन 14 के लिए 14 तो वाला। वो पहले हाँ 2px इक्वल टू 2py हाँ। फिर 2p आता है ना किसमें? लेस देन 14 वाले फॉर्मूला में। हाँ, तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी तुम्हें? ये गलत लिखा क्या मैंने? ये सही नो तो बता सर, रहा है ये ना? सही है। हाँ सर ठीक है। सही तो है। कौन आ गई, अकेला आ गई? नहीं सर, श्रद्धा। अच्छा, देखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप यदि लिखोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा बताओ। सर NB सर माइनस। वो हाफ 6 - 4 हो जाएगा ना, बॉन्डिंग हाँ, माइनस बाई डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 6 - 4। 4 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, और एक सर बताओ, ये ये क्या था, पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। 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 अच्छा, ये बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा He2 का? इसका 0। 0 आएगा। जब 0 आएगा बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो जाएगा बोलो। डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट।
तो तभी देखो ये आपके जितने भी नोबेल गैस होती हैं वो क्या नहीं होती, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अच्छा He2+ निकालोगे तब कैसा आएगा बोलो? 0.5 0.5 5 0.5, वेरी गुड। H2+ आएगा तब 0.5 कितना आएगा? 0.5 5 0.5, ठीक है। अच्छा ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये भी कैसा होगा, पैरा। अच्छा Li2 में बताओ। 1 1, वेरी गुड। ये भी कैसा होगा, पैरा। O2 में बताओ। 2 2, वेरी गुड। ये भी कैसा होगा, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अच्छा इसमें बताओ। 2.5 2.5 पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, जैसे मान लो एक का बॉन्ड ऑर्डर, जैसे मान लो इसका 2 है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, एक का बॉन्ड ऑर्डर हो जाए 2.5, है ना, एक का बॉन्ड ऑर्डर हो जाए 1.5, तो बताओ आसानी से हम किसे बना सकते हैं? 2.5 वाले तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप इजीली कौन बना सकते हैं हम, 2.5 वाला, है ना। और यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी थे तो भी डिस्टेबलाइज तो होना नहीं चाहता ना, क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 वाला आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक निकालो O2+, ये करा दिया क्या, O2-, O2+, CO+, CO-, एक मिनट रुको, ये मत करो, NO+, NO-, करो सब बताना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। CO, CN-, करो ये सारे आराम से करो, पूरे सॉल्व करना अच्छे से। इसके बाद क्योंकि ये मैक्सिमम मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। CN+, NO, याद है ना MOT में इलेक्ट्रॉन भरते हो, हुंड रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल लगते हैं। यस सर। यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, है ना, <14 <14 का, तो कैसे बताओगे, बताओ कोई बच्चा बताएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन <14 है, तो σ1 है, इससे ज्यादा किसकी हुई σ*1 है, उससे ज्यादा σ2s, फिर उससे ज्यादा σ*2s, फिर σ2px, फिर π2py, है ना, पाई इक्वल टू π2pz, फिर उससे ज्यादा π2p, π*2py, π*2pz, फिर σ*2pz x। ये सब किसके लिए है बोलो? मैंने यहाँ पे x बोला है, ठीक है।
एक्स यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रहा हूँ, बोलो? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, है ना? ऐसा नहीं, आप बाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलो तुम्हारे लेवल पे आपने जेड पढ़ा तो आप जेड को याद रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यदि आप लेस देन 14 में आएंगे एनर्जी, समझ लो बेटा किसका तुम जो पूछे, सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2p भाई इक्वल टू पाई, और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कैसे होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यस सर, वो चेक किया था मैंने, तो वही है। हो गया सर। वेरी गुड। और कोई बताएगा? हो गया सर। वेरी गुड। और सर हो गया। वेरी गुड। सभी के हो गए? करें डिस्कस? यस सर। बताओ O2 2 प्लस में बताओ कितना होगा? 2.5। मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? पैरा। अच्छा, O2 माइनस में 1.5। 1.5। मॉलिक्यूल? पैरामैग्नेटिक। अच्छा, O2 2 प्लस 3 डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इसमें क्या होगा? 3 3। यहाँ पे? डायमैग्नेटिक। यहाँ पे बताओ सर NO प्लस का कैसे निकालेंगे बता दीजिए। कितने हो रहे हैं? 8 7 15, एक चला गया इलेक्ट्रॉन, 14 बचे। 14 मतलब कौन टाइप का मॉलिक्यूल हो गया बताओ? N2 टाइप मॉलिक्यूल। N2 का कैसे निकालते हो, बोलो? 3 हाँ 3 यस सर। आएगा। 3 मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। NO माइनस में बताओ? 2 2। इसमें कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक। कैसा? पैरा? यहाँ पे बताओ? यहाँ पे 3 डायमैग्नेटिक। वेरी गुड। और बोलो CN माइनस 3 डायमैग्नेटिक। 3 3। वेरी गुड। इसमें मैग्नेटिक। बताओ? इसमें इसका बताओ? 2 आएगा। पैरा? डाया। पैरामैग्नेटिक। NO में से 2.5 आएगा। और कितना आएगा? पैरामैग्नेटिक सर ये CN पॉजिटिव डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए? कितने हो रहे इलेक्ट्रॉन? सब 12। नहीं तो कितना, किस किस में आ रहे हैं? 12 हो रहे हैं ना? फिर यस। पैरा डायमैग्नेटिक होगा। यस सर वही तो। सर एक CO पॉजिटिव होता है उसका जो बॉन्ड। वो थोड़ा एक्सेप्शन 3.5 होता है। यस सर। और सर CO नेगेटिव का तो एक्सेप्शन होता है ना? हैं? सर CO नेगेटिव का एक्सेप्शन नहीं होता ना? क्या नहीं होता? CO नेगेटिव का एक्सेप्शन नहीं होता। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात, आवाज कट के आ रही है। सर जो CO नेगेटिव मॉलिक्यूल है हम्म उसमें नहीं होता। अभी भी नहीं आ रही है? तो बाद में बोल। है ना, कट रही है आवाज तुम्हारी। अब एक बात मैं बताता हूँ तुम्हें, एक ट्रिक बताता हूँ।
देखो यदि मान लो आपको कभी भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, सिर्फ किसको छोड़ के, हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, 10 को छोड़ के, और आप बस काउंट कर लो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन। ये 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा हो जाता था बताओ, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अभी आपने काउंट भी किया है। और ऑड नंबर ऑफ सर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ही हो गया, ऑक्सीजन में 16 होते हैं। हाँ, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था जब भी, हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और ये भी होंगे 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसे होंगे, इस तरीके से बस ध्यान रख लो। आपको मॉलिक्यूल देखोगे आप आराम से बता दो, जब जब आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा तब तब, बताओ, जब जब आपको क्या मिलेगा, जब जब आपको पैरामैग्नेटिक मिले तब तब मतलब मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा तो तुम्हें इतना क्लियर हो गया। अच्छा मैं तुम्हें सॉल्बिलिटी के ऑर्डर बताए थे निकालना कुछ वहां पे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर बताए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये हो गया। अब इसमें क्या बचा है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया दो। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना होगा तुमने नाम, यस सर। है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे बनती है? सर डेजिग्नेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल राइट। यार वो तुम खुद ही पढ़ लेना। यस सर, मतलब आपने पूछा तो वो बता रहा था। नहीं मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, वो तो तुम्हें थियोरिटिकल चीजें हैं, वो तो तुम खुद देख लोगे ना, तुमने पढ़ा हुआ है। मैं तो आपको जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है वहां से मैं बता दे रहा हूँ अभी। और बोलो कोई इसमें सर बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से निकालना वो मैं बता दूंगा अभी, आगे धीरे धीरे सब सीख जाओगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी होता है रेजोनेंस से। आपको मैंने अच्छा तुम्हें निकालना नहीं आता बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से, उसकी मैं ट्रिक बता पूछ रहे हो ना सर, वो उसके लिए। और बताओ और क्या है। तुम मुझे अपने, मैंने तुमसे बोला भी था तुम मुझे लिख के भेज दो सारे डाउट, लिखते ही नहीं हो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर जैसे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो फिर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी ना? हाँ हाँ सर ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में आया था, कंफ्यूजन हो गया था। तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, मैंने पहले ही एक बात लिखी है तुम्हारी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी उसकी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए आपको, मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी का अगर क्वेश्चन था कि O2 2 माइनस है, O2 हाँ माइनस है। वही दे रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा होगा। O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 है ना, और चौथा है O2 2 प्लस। ये दे दिया आपको। बताओ मुझे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। O2 2 प्लस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद O2 प्लस की, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर सिंपल। हाँ क्या, फिर बोलो फोर्थ, फिर फोर्थ के बाद Fourth, सेकंड, second, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड फर्स्ट। यस ये हो जाएगा। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, और वो reverse बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ। जैसे एक, जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपकी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा था। जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा था तो मैं यहाँ पे बोल रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फोन के साथ होता है, ये किसके साथ शो करता है, फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। आपको पता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
FON। जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई नाइट्रोजन सो क्या इलेक्ट्रो, भाई नाइट्रोजन शो आपका इस तरीके से पूछ सकता है, नाइट्रोजन शो करता है क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट क्लोरीन नहीं करता है, जबकि है ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है भाई, ऐसा कोई बता सकता है क्यों? सर क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड नहीं बना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई समझ में आया? क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना, जिसकी वजह से वो क्या शो नहीं करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, लेकिन करता है कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दो जगह वो करता भी है ना। सर साइज बड़ा होने से क्या हो जाता है, ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है, ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। जैसे आप जब बनाते हो HF, है ना, HF HF, यदि आप देखो इस पे क्या आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट होंगे पार्सली निगेटिव, इसमें क्या होगा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्सली निगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली निगेटिव। तो इनकी इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कौन सी बॉन्डिंग आएगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें सिंपली, जैसे अब दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। तो ये कौन सी है इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना। अच्छा अब हम बात करें जैसे ना, अब हम जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लें, है ना, क्या ले लें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखो आप जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लोगे तो वो क्या शो करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको पता है कैसा शो करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ये क्या शो करेगा, जब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उससे क्या बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो उसे क्या बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। देखो जनरली आपको मैं एक सिंपली वो बता देता हूँ बात, कि जनरली क्लोरीन कैनिक शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है क्लोरल, कौन सा क्लोरल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इसी मॉलिक्यूल में, एक्सेप्शन है, ठीक फिर है। इसका फॉर्मूला क्या है क्लोरीन का? Cl3CHO, CCl3CHO, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगता, CCl3CHO ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। रिपीट कर दो एक बार प्लीज। ये एक्सेप्शन है, क्लोरल क्या शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, याद रखना बस, CCl3CHO एक्सेप्शन है। सर बोलो। सर CO+ का बॉन्ड ऑर्डर में एक्सेप्शन था ना, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, एक बार बता देना। 3.5 था, यस सर, ऐसा क्यों था? है ना, उसका रीजन अभी यहाँ से मत लो तुम, अभी है ना उसमें काफी कुछ रीजन अभी, बस याद रखो CO+ का क्या होता है 3.5 होता है। क्योंकि वो होमो लूमो से आप एक्सप्लेन करते हो वहां पे, है ना, इसीलिए। हेलो, यस सर। है ना, तो वो अब बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें होमो लूमो पता भी नहीं है, लो वेस्ट अनऑक्युपाई है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सप्लेन होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो सब होता है वहां से एक्सप्लेन होता है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे, है ना, अब हम बात करें यहाँ पे, इतनी बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा था, एक मैं बात और करना चाह रहा था यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी,
आ, ये हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो अच्छा, जो आप PCl5 सॉलिड स्टेट में किस में एडजस्ट करता है? क्वेश्चन आया था, PCl5 सॉलिड स्टेट में किस में एडजस्ट करता है? PCl4 प्लस PCl दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। यही बता रहे हो? बोलो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कटायन का एनायन का क्या होगा? सर कटायन का तो sp3 होगा एनायन और का अन का sp3d2। अच्छा, मैंने I3 माइनस वाला क्वेश्चन कराया था आपको। मैंने पूछा था I3 माइनस में Yes, लोग sir. बताओ कितने होंगे, कितने होते थे लोन पेयर? 9। 9 होते थे। वेरी गुड। स्ट्रक्चर पता है ना, कैसा होता था स्ट्रक्चर, बता सकता है कोई? लीनियर। तीनों लीनियर। तीनों लोन पेयर कहाँ पड़े होते थे? इक्वाटोरियल पोजीशन। चलो, में स्ट्रक्चर इसका ये होगा, I3 माइनस भी लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरीके। अच्छा, तो मैं सर इतना ये जो है PCl5 ये सॉलिड है जो अभी बना है। नहीं एडजस्ट करता है, पूछ रहा हूँ मैं, एडजस्ट सर करेगा तब। PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कैसे सॉल्युबल वाली बात, सॉल्युबल होंगे वो तो देखना पड़ेगा। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी हम किसी की भी ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कौन वाटर में सॉल्युबल होगा कौन नहीं होगा, हमेशा चेक करते हैं। हमने ट्रिक बताई थी, जनरली कुछ कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं उनकी बात करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, है ना। वो सॉल्युबिलिटी हम हमेशा चेक करते हैं खोल के, कितना सॉल्युबल हो रहा है। हमने शायद तुम्हें बताया भी था 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्युबल हो रहा है, याद है कुछ? क्यों आकाश, कृष्णा, किसी को कुछ याद नहीं है? जब मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता रहा था वहां पे कटायन रेडियस डिफरेंस से क्वेश्चन कराए थे, याद है? नहीं है? चलो क्वेश्चन करना, BeOH का होल ट्वाइस, है ना, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, बताना इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। सर BeOH का सबसे ज्यादा, उसके बाद MgOH2 ऐसे करके चलेगा। हाँ वेरी गुड। क्यों ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा? BeOH2 का। यस अच्छा, सर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, पढ़ाई नहीं पढ़े नहीं हो सर क्या? BaOH2 का सबसे ज्यादा कि OH का साइज कैसा होता है, स्मॉल और ऊपर से नीचे आते टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है कटायन का? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, है ना। तो आप बताओ, यहाँ भी छोटा साइज, कटायन भी छोटा, एनायन भी छोटा, यहाँ पे क्या कटायन बड़ा, एनायन भी, है ना, छोटा, लेकिन क्या हो जाएगा बताओ? तो फिर रेडियस डिफरेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जब रेडियस डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ये OH का उल्टा। यार ऐसी गलती मत करो बेटा, एक और बताना इसी बात पे क्वेश्चन। इसका बताओ। BeNO3 का सबसे ज्यादा होगा। हम्म, फिर ऐसे करके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा पैटर्न। हाँ क्यों, पता चल गया। और रेडियस डिफरेंस क्या मिलेगा?
यहाँ पर ज्यादा मिलेगा तो BeN। ऊपर से नीचे आओगे साइज कटायन का भी बढ़ेगा, एनायन का साइज बड़ा है ही, तो रेडियस डिफरेंस क्या मिलेगा बताओ? कम कम हो मिलेगा। जाएगा फिर। हमने आपको याद करा है, सुनो फू करके याद कर लो बस। एस सुनो, एस मतलब बोलो, एस मतलब एस ब्लॉक, एफ ओ माइनस ओ एच माइनस, फू करके याद कर लो, सुनो फू बताया था मैंने, याद नहीं है तुम लोगों को यार? रिवीजन नहीं किया क्या कृष्णा? सर बताया था सर। तो फिर भूल क्यों रहे हो, बात बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर मैंने एक बोला था कोई नहीं शिवानी कल नहीं आई इस तरीके से, या मैंने कुछ और बनाया था तुम्हारे लिए, आसमा क्या बोली थी? कोई नहीं समा कल नहीं आई, इस तरीके से कोई नहीं शिवानी कल नहीं आई। भैया देख लेना यूट्यूब पे, वो भी वीडियो पड़ी हुई है यदि तुम्हें कोई डाउट है। सॉल्बिलिटी वाली भी मैंने आपको क्या बोला था बोलो, अपलोड कर दी थी, तुम लोग देखते नहीं हो। कोई नहीं मतलब कार्बोनेट, ये बड़े आयन होते, एनायन होते थे। नहीं मतलब नाइट्रेट, शिवानी सल्फेट, है ना? और एक एन, ये मैंने अलग से जोड़ा था। आई मतलब आई माइनस एक, मैं आयन बोल रहा हूं। पर क्लोरेट ClO4 कल, कोई नहीं शिवानी कल नहीं आई, कल है कल, मतलब यहाँ पे क्या ClO4 माइनस भी होता था, पर क्लोरेट। अब भूलो मत यार तुम लोग यार। यस सर, आ गए यार। तो याद रखो भाई, जैसे मैंने क्वेश्चन भी कराया था LiClO4, है ना, NaClO4, देखो इसीलिए फिर टफ लगने लगती है चीजें। इसीलिए चीजें टफ लगने लगती हैं। बताओ यहाँ पे सॉल्बिलिटी का ऑर्डर। LiCl4 O4 का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, किसका होगा ज्यादा? LiClO4 का। वेरी गुड, क्योंकि रेडियस डिफरेंस क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। साइज क्या होगा कटायन का, छोटा होगा। एनायन का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। देख सकते हैं। भाई ध्यान रखो ये चीजें, यदि भूल जाओगे ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ तुम्हें अच्छी सी चीज चिल्ली चेक कराई जाए, है ना? जैसे मैं दे दिया जाए, अच्छा चलो थोड़ा तुम्हें रिवीजन ही करा रहा हूँ, थोड़ा इनऑर्गेनिक की चल रहा है तो थोड़ा पूछ ही लें। सर केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया? अभी खत्म, उसमें क्या रह गया? मैंने वैसे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने सब पढ़ा दिया है। टाइपोलमेंट बताया था। सर वो रेजोनेंस से। अच्छा रेजोनेंस बताना है, रेजोनेंस नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। ऑर्गेनिक का भी रिवाइज करा दूंगा, इकट्ठे ही रेजोनेंस पूरे रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? पूरे ही ले लूंगा मैं रेजोनेंस, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखा दूंगा, वहाँ पे ट्रिक होता है, ऑक्सीजन एटम से हम निकाल सकते हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, तो वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। और जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही बनते हैं जितने, जैसे H2SO4 दे दिया जाए, सल्फेट आयन पूछा जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने ऑक्सीजन एटम है? 4, कितने हैं बोलो? किसके सर? ऑक्सीजन H2 सल्फेट आयन में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 4। तो जनरली कितने बनेंगे ऑक्सीजन? जनरली आप सीख सकते हो इस तरीके से, कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो? 4 ही बनेंगे। कार्बोनेट में कितने हैं सर 3। तो कितने बनेंगे जनरली? 3। ऐसे सर निकाल ऑक्सीजन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बता रहे हैं? वो सिर्फ ट्रिक है, पहचान लो जितने ऑक्सीजन है, क्योंकि हम जब बनाएंगे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप देखो हर एक ऑक्सीजन पे जाएगा ना, हर एक ऑक्सीजन पे जाएगा ना, डिलोक्लाइजेशन तो हर एक ऑक्सीजन पे हो रहा है। यस सर। इनऑर्गेनिक के लिए है वो ट्रिक है, वो थोड़ी हर जगह नहीं लगती है, कुछ ही जगह लगती है ना। सर ऐसे केवल ऑक्सीजन के साथ ही होगा या फिर और एलिमेंट के साथ भी होगा? नहीं ऑक्सीजन के साथ, जैसे अब आप Cr2O7 ले लोगे, वो कुछ ही जगह है, हर जगह नहीं है, ठीक है? Cr2O7 में नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज हो जाएगी, तो वो बताएंगे, मैं ट्रिक पूरी बता दूंगा आपको, चिंता मत करो, है ना? अच्छा BF3 BCl3 BBr3 BI3 सब बता दिया था मैंने, सब कुछ करा दिया था। मैं कुछ चीज सोच रहा था तुमने भुला दिया,
कुछ अच्छा टॉपिक सोचा था, वहां से क्वेश्चन बनता है नीट में। कहाँ से? इनऑर्गेनिक का पूछने वाले थे। हाँ, इनऑर्गेनिक में ही मैं कुछ बताने वाला था, है ना, तुमने स्किप करा दिया ना। अच्छा, मैंने सिग्मा पाई निकालना सिखा दिया था तुम्हें? बोलो, अरे बोलो भाई। सी ये वाला क्वेश्चन कराया था, C2CN6 C2CN4। यस सर। यस सर। करा दिया था, है ना। जैसे आपको ये दे दिया जाए, देखो यहाँ पे सिग्मा और पाई बताओ कितने होंगे। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हें H2SO4 दे दिया जाए, तो मुझे इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? H2SO4 के बारे में एसिडिटी, बेसिक, जितने क्वेश्चन बन सकते हो उतने बताओ, इसमें क्या क्या बता सकते हो? सर इसका बेसिकली 2 हो जाएगा, चलो, हाँ बेसिसिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 4 हो जाएंगे। एन फैक्टर 2 हो गया। हाँ, फिर बोलो, एन फैक्टर 2 हो गया, और सर इसमें 2 ऑक्सीजन तो सल्फर के साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे, और दो ऑक्सीजन सल्फर और हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं वो सब नहीं, और क्या बता सकते सर हाइब्रिडाइजेशन sp3। हो? अच्छा ठीक है, और क्या बता सकते हो? टेट्राहेड्रल CO। ठीक है, और क्या बता सकते हो? ये कैसे बताओगे देख के, तो तुम्हें यहाँ तो पता है। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाए H3PO4 में फास्फोरस की बेसिस एन फैक्टर कितना है फास्फोरस का? 3। 3। H3PO3 में 2 कैसे बताया तू? स्ट्रक्चर से। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता तो क्या बताते तुम? सर sp3। आप स्ट्रक्चर बना लोगे तो सब कुछ बयां कर लोगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप देखो OH H3PO4 करेंगे, H3PO3, तो क्या हो जाएगा? देखो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन, लेकिन ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, तो ऑक्सीजन वाले चले जाएंगे दो, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। H3PO2 आ जाए, बोलो। इसमें सर इसकी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। वेरी गुड। कैसे स्ट्रक्चर बनाओ? सर इसकी शायद हमें ट्रिक भी बताई थी सर ने कि जितना ऑक्सीजन उससे 1 माइनस करके एन फैक्टर आ जाए। देखो, ट्रिक आप ट्रिक याद रख लोगे, लेकिन मैं ये नहीं बोला ट्रिक भी अच्छी चीज है, याद रखो, लेकिन मेरी बात मानो, स्ट्रक्चर याद रख लोगे, इनऑर्गेनिक आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। यहीं पे नहीं, पूरी इनऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन कम हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे H2SO4 दे दिया, अब H2SO4 दे दिया, अब वो तुमसे पूछेगा कि भाई इसकी एन फैक्टर, इसका मान लो, अब मैं बोलूं यहाँ पे H2SO4 में मैं इसका पूछूं इक्विवेलेंट वेट पूछूं, तो क्या बताओगे? बताओ इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास भाई एन फैक्टर। तो तुम कुछ भी बता सकते हो भाई, कुछ भी। इसलिए बोल रहा हूं, आप एक जगह ट्रिक याद कर लोगे, 2 जगह मेरे हिसाब से आप, चलो आप फास्फोरस की केस में तो तुम N-1 कर दोगे, जो तुम कह रहे हो ना, जितना ऑक्सीजन है उतना -1 कर दो, यस सर। लेकिन सर वो सिर्फ इसी के लिए था। है ना, लेकिन वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता हूँ वो ट्रिक यहाँ पे कि सब आप स्ट्रक्चर याद रखो। स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो स्ट्रक्चर याद रख लो, स्ट्रक्चर याद रख लो।
जितनी बार लिख लिख के देख सकते हो उतनी बार लिखो। 20 to 30% आप इनऑर्गेनिक ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे। 30%, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं फिजिकल का करा रहा हूँ अभी, तुम लोग बहुत किए हुए हो। हमने यहाँ पे 0.1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। इसकी मैं मोलरिटी पूछ रहा हूँ, बताओ कितनी होगी। अब बताओ इसके बाद सर क्वेश्चन की 0.1 मोलर है या फिर 0.1 मोल्स है? 0.1 मोलर। मुझे नेक्स्ट चैप्टर बता दो कौन सा रिवाइज करना है, कि रिडॉक्स करा दूं, सर ऑक्सीडेशन 0.1 मोलर रिडॉक्स। ही होगा। ठीक है, और कोई बताएगा इसका आंसर? नेक्स्ट चैप्टर बता दो भाई कौन सा रिवाइज करना है, तो मैं वही उठा लूं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से उठाऊंगा, फिर मैं रिडॉक्स उठाऊंगा, तो वो भी तुम्हें नहीं आता अच्छे से। बोलो कृष्णा, यस सर। बोलो भाई क्या करना है। आकाश क्या करना हो, फिर मैं अपने हिसाब से चलूं। सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पहले फिर एक काम करो, तो पहले तुम फिर मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, फिर इक्विलिब्रियम पे चलेंगे, है ना। थोड़ा नॉर्मलिटी मोलरिटी पता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन अच्छे करा दूंगा वहां पे अच्छे लेवल से। बफर सॉल्यूशन की करा दूंगा, सॉल्ट एनालिसिस के करा दूंगा, हाइट, है ना। बताओ भाई, यहाँ पे बताओ क्या बनेगा। पॉइंट बनी रहेगा, 0.1। मोलरिटी Yes, तो sir, वही point रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मीठा कम हो जाएगा, 1 चम्मच पानी निकाल लोगे तो मीठा कम हो जाएगा। मीठा तो उतना ही होगा ना, शुगर सॉल्यूशन। अच्छा एक क्वेश्चन और दे दिया जाए तुम्हें, CH4 दे दिया, यहाँ पे तुम 1.6 ग्राम CH4 दे दिया, यहाँ पे तुम्हें मोल्स भी बताने हैं, ठीक है। मोल्स के बाद तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एटम्स भी बताने हैं, टोटल एटम्स। तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताने हैं, टोटल। बताओ प्रोटॉन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स बता दो कितने होंगे। सर मोल 0.1 और हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 Na हो जाएगा, वो अवोगाड्रो नंबर। और एटम्स हमारे 0.5 Na हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा Na हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, CH4 में। ये तो निकाल लोगे ना मोल्स, 1.6 बाई 0.1 1/10, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 इंटू Na, एटम्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू 0.1 इंटू Na। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की बात और कर रहा है। सर 5 होना चाहिए ना। अच्छा हाँ 5, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन। बात कर रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और आगे कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 तो कितना हो जाएगा 10 0.1 इंटू, Na। देखा जाए तो एन ही आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा एन। अब देखो जैसे आपको N3- दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स, आयंस कितने ग्राम ले लिया, 7 ग्राम ले लिया। 7 मत लो,
3.5 ग्राम ले लो, कितना ले लो 3.5 ग्राम। तो क्या दिया ये एक बार? N3 माइनस दे दिया, मोल्स पूछ रहा है, आयंस पूछ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। 3.5 ग्राम दिया। हाँ। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कांस्टेंट क्यों है एवोगैड्रो नंबर? क्योंकि हमने ये 1 ग्राम ऑफ C12 कार्बन का नहीं वो दिया है, तो इसलिए उसका तो कांस्टेंट ही होगा। चलो तुमने 1 ग्राम बोल रहे, तुम थोड़ा डेफिनेशन पे चले गए। यदि हम सल्फर लेंगे तो अलग चढ़ेंगे। आप मार्केट में 1 डजन सेव लेने एप्पल लेने जाते हो, बनाना लेते हो, तो अलग अलग वेट होता है ना उनका। तो सर हम उनके जो मोलर अलग अलग मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा और जाओ। सर इसमें आयन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? अरे आयंस तो वही है यार, मोल, यहाँ मोल्स बोल रहे हैं, आयंस बोल रहे हैं। आयंस क्या, उतने ही आ जाएंगे आयंस, एक ही तो आयन है, जितने मोल्स आएंगे उतने ही आयंस आएंगे। बोलो कितने आएंगे? 0.25 Na आयन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन Na। अरे कैसे निकाल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा मोल्स निकालना सीखे होगे। 3.5 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाई मोल्स 7, तो कितना हो जाएगा 1/2 मोल्स हो जाएंगे। और आप इतने ही क्या हो जाए, आयंस कितने हो जाए 1/2 इंटू Na आयंस हो जाएंगे। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 और आ गए, तो कितने हो गए 10 इंटू 1/2 इंटू Na, तो कितना हो गया 2 5 जा 10, मतलब कितना हो गया 5N। वो N3 माइनस दिया है ना आपने? 3 नेगेटिव चार्ज। सर वो 7 क्यों आया, 14 नहीं आएगा? अरे 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 अरे, सही कर लो उसको, कितना हो जाएगा 1/4। 4। यहाँ भी 1/4 कर लो, फिर यहाँ भी 1/4 कर लो, तो 2 5 जाते हैं, मतलब 5/2 सर है, 0.25 आएगा ना? 5/2 है। सही है। अब यस। अब बताओ, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सर आप जैसे एवोगाड्रो नंबर के बारे में बोल रहे हैं। क्या? एवोगाड्रो नंबर के बारे में बोल रहे जो हैं। एवोगैड्रो नंबर ऐसे हो जाता है, जैसे आप सिंपली एक डेफिनेशन में ही बोल रहा है, आप ग्राम एटॉमिक मास पढ़े होगे, तो वो ये बोलता है एटॉमिक वेट इन ग्राम। इन ग्राम डेट इज 1 मोल, उसे क्या बोलते हैं हम? 1 मोल। 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब जैसे मान लो मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1। एक एटॉमिक वेट को इन ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन लेने पे कितने मोल मिलेगा बोलो? 1 मोल। 1 Na। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻। समझ में आया आप कुछ? समझ में? जैसे मान लो ये है हम कि ऑक्सीजन ले लें, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेने पे कितने ऑक्सीजन एटम मिलेंगे बोलो? सर 1 मोल। मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। 1 मोल। मैं मॉलिक्यूल नहीं ले रहा हूं, अभी मैं एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 मोल यानी कितने पार्टिकल? कितने पार्टिकल? ऑक्सीजन का तो सर 16 होता है ना। अरे हाँ यार, थोड़ा सही कर, 16 ग्राम। ठीक है, एटम की बात कर रहा हूँ। अब देखो H2SO4, यह कार्बन है, कार्बन 12 ग्राम लेने पे बोलो कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल यानी 6.023 10⁻23। अच्छा यदि मान लो मैं बोलूं ऑक्सीजन गैस ले लिया, तब क्या होगा मॉलिक्यूल? तो 32 ग्राम O2 लेने पे बताओ कितने मोल मिलेगी? 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे कितने एटम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बस यहाँ।
मतलब Na। जैसे सल्फर है, एटम्स में पूछा होता तो यहाँ 2 मोल्स होते ना, वैसे अगर ऑक्सीजन पूछा होता सिर्फ। तो फिर टू, तो आप एटम्स निकाल दो तो 2 into Na नहीं करते हो, यदि याद हो तो, मैं यदि मान यस लो, सर, यस सर। है ना। अब देखो, जैसे मान लो अब आपसे वो पूछ ले, जैसे H2SO4 दे दिया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास 98। 98। अब आप 98 ग्राम लोगे H2SO4 के मॉलिक्यूल, 98 ग्राम लोगे, है ना, तब क्या मिलेगा बताओ, 1 मोल। 1 मोल 1 मोल यानी 6.2 Na। 022 into 10 raised to the power 20 molecules। सर एक चीज पूछनी है बोलो बेटा। सर, ये एटॉमिक वेट और सर ये मोलर वेट, सर ये दोनों इक्वल कैसे, मतलब ये नंबर में इक्वल कैसे आ गए? मुझे इक्वल पता नहीं लगा। आए, इक्वल नहीं आए। नहीं सर, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल आ गई, यूनिट की डिफरेंट है। बट मैं वही तो मैं बात बता रहा हूँ, वही तो मैं पूछा था क्यों कांस्टेंट है, मतलब बात समझो ना। जब आप ग्राम में लोगे उसको, उतने ही ग्राम में लोगे तब होगा इतना, वैसे नहीं होगा। 1 मोल मतलब ऐसा नहीं है, यदि मान लो आपको सल्फर H2SO4 बोला, बोले 1 मोल H2SO4 लिया, तो मतलब कितना ले रहे हो आप, 6.023 × 10⁻23 इतना लोगे तब तो मैं 98 ग्राम मिलेगा H2SO4। हाँ सर, तो हम उसका H2SO4 का मोलर वेट हो गया ना फिर 98 ग्राम। मोलर मास की बात कर रहे हाँ, हैं मोलर आप, मास हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मोलर, मोलर मास बोले, पढ़ा होगा ना तुमने, यस ग्राम सर। एटॉमिक मास पढ़ा होगा, ग्राम, तो वही चीज हो रहा है यहाँ सर तो वो एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल कैसे आ रहा है? पे। एटॉमिक मास की देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबके लिए सेम है, 1 मोल यानी सबके लिए मीजरिंग यूनिट है 1 मोल, यानी यदि आप 1 मोल H2SO4 लोगे, 1 मोल कार्बोनेट आयन लोगे, 1 मोल आप नाइट्रेट लोगे, सबके लिए बराबर ही है वो तो। मॉलिक्यूल्स तो नहीं मिलेंगे ना, फिक्स वैल्यू है वो 1 मोल में, लेकिन वो कब मिलेगा तुम्हें 1 मोल फिक्स, जो एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट का, यदि आपने एटॉमिक वेट लिया है तो वो ग्राम में ले लो, यदि मोलर मॉलिक्यूलर वेट लिया है तो वो ग्राम में ले लो, तब मिलेगा तुम्हें उतने पार्टिकल्स। कुछ समझ में आ रहा है आकाश, ये शुभम, सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर। बात समझ में आ रही ना। आप मतलब ये नहीं बोल रहे यहाँ पे, ये नहीं बोल सकते कि आप कब 1 मोल में मतलब इतने, मैंने मान लो ले लिए 6.023 × 10⁻23 एटम, हमने एटम नहीं लिखा तो फिर गलत है। मैं वहां पे क्या लिखूंगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बताऊंगा कि O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं शुभम? यस सर। समझ गए ना बात मैं क्या कह रहा हूं, कि सिंपली उसी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे O2 लिया मैंने, तो वहां पे मैं O2 के मॉलिक्यूल्स ही ले रहा हूं, मतलब जब हम 32 ग्राम O2 ले लेंगे तब आपको 1 मोल मिलेगा मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, वो भी किसके, ऑक्सीजन के, वो भी किसके, कितने मिलेंगे, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाँ, वो वैसे भी जो यू होता है, यू को तो हम जो वो तो बहुत कम है, न्यूमेरिकल। वो तो बहुत कम है, उसको हाँ। अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यदि याद हो यस सर। हाँ। 1.65 कितना होता है, इंटू 10⁻24 या 26 ऐसी कुछ होता है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा 1/6.0223 इंटू 10⁻⁻23 करके निकाल है। सकते हैं। हाँ उससे निकाल लेते ना आप, यस एक सर। एक यूनिट में इतना मास होता है, इतना ग्राम होता है, उस तरीके से आप निकालते हो ना। हम्म, यस सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो मतलब आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, चीजें तब होगी। तो यदि आप इसको, इसीलिए तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर लेते। क्यों, 1 मोल में इतना, 2 में कितना होगा, जैसे मान लो मैं अब आपको लिख दूं यहाँ पे 2 मोल, 2 मोल मतलब 2Na, बोलो, है ना, 3 मोल मतलब 3 है। 3Na, हाफ मोल मतलब Na/2 0.5। हाफ Na। तो मतलब सिंपल है, आप जब H2SO4, जैसे मान लो मैंने कोई भी दे दिया आपको मॉलिक्यूल H2SO4 में, मैंने इसका कुछ भी मास रख दिया, मैं इसमें सल्फर के भी पार्टिकल्स पूछ सकता हूँ, ऑक्सीजन के भी पूछ सकता हूँ, H2 के भी पूछ सकता हूँ, एटम्स, तो वो चीजें हैं।
तो बता दो भाई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाएं, फिर सीधा इक्विलिब्रियम उठा लें? बोलो। रिडॉक्स करा देते हैं। रिडॉक्स कराते हैं पहले। तो रिडॉक्स तो 2 दिन का चैप्टर है, मतलब अच्छे से सर कराऊंगा अभी ये मोल वाला चल ही रहा है, तो फिर साथ के साथ इक्विलिब्रियम भी कर लेते हैं, फिजिकली हो जाएगी। नहीं, मैं यहीं पे रिडॉक्स भी कराऊंगा ना, इसी में मोल्स में ही, ये चल ही रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करा दूंगा कुछ तो मैं, है ना। ये सारे मैं रिडॉक्स भी यहीं खत्म कर दूंगा ना रिडॉक्स में। तो वो मतलब रिडॉक्स भी मैं इसी चैप्टर में खत्म करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सी किताबों में रिडॉक्स चैप्टर किसमें दिया हुआ है, मूल कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, क्यों इसका यूज होता है ना। ओके सर। तो मैं इसी सर में करा देता। टाइट्रेशन कहाँ पर वो है ही? टाइट्रेशन भी मैं करा दूंगा, तो मैं वो उसी में मिलेगा, तो मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन बता दूंगा आयोडीन वाला। देखो ये इसका नहीं आ रही हो मैं बता दूंगा, फिर टाइट्रेशन, फिर ये परेशान होगी बाद में। टाइट्रेशन में मैं इक्विलिब्रियम में भी बता दूंगा, इसमें भी लोग बताते हैं रिडॉक्स टाइट है ना, आयोडीन आयोडीमेट्री ये सब बताते हैं, तो मैं यहाँ भी बता दूंगा टाइट्रेशन, क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, इन सब के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। वैसे बनते नहीं है मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन पे तुम्हारे इंडिकेटर पे, है ना, लेकिन वो एसिड बेस टाइट्रेशन उस पे बन जाता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन पे, वो मैं करा दूंगा। भाई आओगे ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स ही कर लेंगे। रिडॉक्स नहीं, इसको पहले अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहले अपन थोड़ा लिमिटिंग रेजेंट देख लेंगे, थोड़ा अपन इसमें उसके वेपर डेंसिटी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना, एम्पिरिकल फार्मूला के थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। यस सर, एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन रिडॉक्स भी खत्म कर लेंगे। रिडॉक्स में इंपॉर्टेंट पता क्या है, आप सब कुछ पढ़ लेना, वहां पे एन फैक्टर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कौन सा, जैसे KMnO4 है ना, MnO4 माइनस है, ये आपका एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, क्योंकि आपको हमें पता होना चाहिए Mn+2 में जाएगा। क्यों, क्या होता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने देखा पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम ले लिया, तो वहां पे रिएक्शन लिख के नहीं देता है, तो हमें पता होना चाहिए मतलब एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा बताओ, Mn+2 में जाएगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी तुम्हें टाइट्रेशन भी हो जाएगा, वो सारा कुछ हो जाएगा चीजें, तो वो चीजें अच्छे से देख लेना। और बताओ। तो भाई नेक्स्ट क्लास होगी कब? कल तो नहीं होगी ना सर? कल नहीं होगी, जब होगी तो बता दी जाएगी, एक दो, है ना। और मेरी सुन लो, किसी को भी आपके यदि टच में है इनको बोल दो भाई, यदि आना है फिर मैं दोबारा से टाइट्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, कि मैं 12th में भी फिर दोबारा से बताऊंगा, फिर मैं जब वो रिवीजन होगा सीधा टाइट्रेशन का तभी मैं बताऊंगा फिर, है ना। जो चीज 12th लायक है बीच में, मिड में कहीं पड़ेगा नहीं टाइट्रेशन का, रिडॉक्स का, वो यहीं पड़ेगा जो कुछ है। तो अभी सीख लो जितना टाइम है अपने पास। और जो चैप्टर्स हैं रिवाइज, जैसे GOC है वो वगैरह, वो तो बीच में आएगी, ऑर्गेनिक हमें पढ़ना है 12th में भाई, वो चीज बीच में आएगी। लेकिन ये चैप्टर जो रिडॉक्स वाला है, ये जनरली रिडॉक्स वाला तो चलो आप रिवाइज कर लोगे, लेकिन जो आप टाइट्रेशन वाला चैप्टर टॉपिक है वो अब नहीं आएगा कहीं, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। यस सर। तो ये जो एक्सेप्शन अभी हमने S ब्लॉक P ब्लॉक में पढ़े हैं, वो क्या 12th में भी आते हैं क्या? वो 12th में Chapters में। अब वो बोरोन फैमिली मैंने पूरा अच्छे से करा दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें कार्बन फैमिली अच्छे से करा दिया। अब मैं 12th में वो एक्सेप्शन नहीं आएंगे, अब तुम्हारे में 4 फैमिली बची है, वो दूसरी है नाइट्रोजन फैमिली। सर मतलब वो अलग, वो बाकी बची हुई आएंगी ना? हेलोजन फैमिली, हाँ 4 फैमिली है, और एक तुम्हारा वो नोबल गैस फैमिली है ना, वो सारी जिनॉन के कंपाउंड उसमें से पढ़ते हैं, तो वहां पे अपन उसको देखेंगे। और बताओ कोई डाउट? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। गुड चला इवनिंग गया क्या? सर। अच्छा ये चला गया होगा आकाश? यस सर, उसकी क्लास होती है 6 बजे। क्लास होती है, चलो फिर ठीक है।